अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए मौजू के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस नॉवलिस्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्योडोर डोस्टोवस्की, द ग्रेट लेट 19th सेंचुरी रशियन नॉवलिस्ट। रशिया से बिलोंग करते हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। सबसे पहले हम लोग इनकी लाइफ हिस्ट्री देखते हैं। 1821 में ये पैदा होते हैं और 1888 में इनकी डेथ हुई है। रशिया से बिलोंग करते हैं, नावल भी बहुत सारे लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी बहुत सारी लिखी हैं। ठीक है। इनके जो फादर थे वो रिटायर्ड मिलिट्री सर्जन थे, स्टबन थे, बहुत ज़्यादा रिजिड थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे और ये एक लॉर्ड की स्टेट से बिलोंग करते थे। इनके नीचे बहुत सारी पेजेंट्री काम करती थी, बहुत सर्व्स काम करते थे। इट मीन्स ये एज लॉर्ड एग्जिस्ट करते थे और बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, जिसकी वजह से इनके साथ जो ट्रेजिडी हुई वो हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे। इनकी मदर जो थी ना वो बहुत ज़्यादा कल्चर्ड वुमेन थी। वो एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती थी। इट मीन्स वो उनका रैंक थोड़ा सा हाई था इनसे, और दोनों इसके पेरेंट्स जो हैं वो वेल ऑफ हैं। इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। उसके बाद भी इनका जो नंबर है बच्चों में, मतलब जितने बहन भाई हैं ये 7 बहन भाइयों में से दूसरा नंबर हमारे पास जो है वो दोस्तोयेवस्की का है। 1833 में इनकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई घर पे ही, और उसके बाद इन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। मतलब 1833 के बाद इन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और इनकी मदर की डेथ 1837 में हो गई। अब माँ की वफ़ात के बाद जो दूसरा झटका इन्हें लगा वो इनके फादर की डेथ थी, जो कि 1839 में हुई। अब फादर की डेथ 1839 में कैसे हुई? पहले तो उन्हें ये लगा कि ये सिंपल जो है वो उनका नेचुरल डेथ है, मगर उसके बाद इस मिथ को जब खोला गया तो पता लगा कि उनके अपने ही सर्व्स ने उन्हें कत्ल किया था। इट मीन्स वो एक मर्डर था। इस मर्डर का यंग दोस्तोयेवस्की के दिमाग पे इतना ज़्यादा असर हुआ कि उनके जितने भी पहले वर्क जो उन्होंने पब्लिश किए हैं ना, उनकी मेजर थीम ही क्राइम, पनिशमेंट, मर्डर, इस तरह की चीज़ें थी। बेशक वो इतने ज़्यादा अटैच नहीं थे उनसे, मगर उनके फादर का जो मर्डर था वो दोस्तोयेवस्की के दिमाग पे बहुत गहरा असर छोड़ के गया। और चूँकि उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था स्टोरी राइटिंग में, तो उनकी जो पहली थीम्स थी, पहले सब्जेक्ट मैटर थे, वो सब के सब क्राइम पे, मर्डर पे, पनिशमेंट पे और आफ्टर क्राइम सिचुएशन पे, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पे बेस करते हैं। ठीक है। दोस्तोयेवस्की की लाइफ ने हमें एक चीज़ तो बता दी कि जो उनकी यंग एज में उनके दिमाग पे पड़ने वाला असर उन्हें इतना बड़ा नॉवलिस्ट बना गया। इतने सारे वर्क्स उनसे क्रिएट करवा दिए गए और इतनी मेजर थीम के साथ। हमें क्राइम एंड पनिशमेंट में भी एक ऐसा ही मर्डर नज़र आएगा, जिसमें मर्डर के बाद की सिचुएशन बताई जाएंगी। उनके ब्रदर मिखाइल थे जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड थे और दोनों को लिटरेचर में बड़ा इंटरेस्ट था। अब इनको दोस्तोयेवस्की को स्पेसिफिक इंटरेस्ट था गॉथिक और रोमांटिक फिक्शन में, दोनों में। 1843 में इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है और एज़ सब लेफ्टिनेंट इनकी हायरिंग हो गई है। और उस टाइम में समझा जाता था कि ये एक बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है, जिसे मिल जाए उसे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इस कमीशन से रिज़ाइन दे दिया और उसके बाद उनकी जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो एक हज़ार्डियस करियर था एज़ अ राइटर। मतलब एज़ अ राइटर उन्होंने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किए हैं। अगर वो सब लेफ्टिनेंट ही रहते तो शायद उनकी ज़िंदगी इतने बुरे तरीके से चेंज ना होती। हमेशा इन्हें पैसों की ज़रूरत होती थी, इस वजह से इन्हें अपना वर्क जल्दी पब्लिश करवाना पड़ता था। मतलब क्योंकि जब वर्क पब्लिश होगा तो ही इन्हें पैसे इन रिटर्न में मिलते थे, जिस पे इनका गुजारा होता था। अब जो एक चीज़ इनकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ देयर साइकोलॉजिकल पेनिट्रेशन। अब साइकोलॉजिकल पेनिट्रेशन क्या है कि ये जो कैरेक्टर है उसे ना सिर्फ फिज़िकली डिस्कस करते थे, बल्कि कैरेक्टर में ये उसकी हर्ट में जाके, उसकी डेप्थ में जाके, जो इसकी साइकी में चल रहा है, चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं, वो क्या चाहता है, क्या सोच रहा है, उसके साइकोलॉजिकल ट्रॉमास क्या हैं, उन सब को डील करते थे। और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि उस टाइम में कोई भी राइटर अभी इस चीज़ पे बात कर नहीं रहा था जिस टाइम में दोस्तोयेवस्की ने साइकोलॉजिकल पेनिट्रेशन स्टार्ट की। हमें ये कॉन्सेप्ट रेस्कॉल्निकॉव में भी मिलेगा। रेस्कॉल्निकॉव का कैरेक्टर भी जो है वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब था, और ये सारी चीज़ें हमें दोस्तोयेवस्की ने बड़ी डिटेल में समझाई उसके नावल के थ्रू। ठीक है। तो इस साइकोलॉजिकल पेनिट्रेशन के एलिमेंट की वजह से भी इन्हें बहुत फेम मिली। उसके बाद इनके वर्क को ना प्रोफेटिक कहा जाता था। अब प्रोफेटिक क्यों कहा जाता था? प्रोफेटिक इसलिए कहा जाता था कि ये जो भी अपने काम में प्रेडिक्शन करते थे, जो भी प्रोफेसी करते थे, वो प्रोफेसी एग्जैक्टली दुरुस्त साबित हुई थी रशियन हिस्ट्री के लिहाज से। इन्हें रशियन हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट था, मतलब रशियन रेवोल्यूशन, और उस टाइम में रशिया के हालात भी बहुत ख़राब थे। स्टालिन था, डिक्टेटरशिप थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, रेवोल्यूशन साथ साथ आ रही थी। तो जितना कुछ दोस्तोयेवस्की ने रशिया के बारे में प्रेडिक्ट किया अपने नॉवेल्स में, रशिया की हिस्ट्री के बारे में, रशिया के फ्यूचर के बारे में, वो सब का सब दुरुस्त साबित हुआ। मतलब जितनी भी प्रोफेसीज़ की गई सब एग्जैक्टली ट्रू साबित हुई। इसी वजह से इनके वर्क को प्रोफेटिक कहा जाता है। उन्हें रशियन रेवोल्यूशनाइज्ड हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट था, उसी की वजह से उन्हें जेल भी देखनी पड़ी। और ये जो जेल वाला एलिमेंट है ना, ये इनका और रेस्कॉल्निकॉव का सेम था, क्योंकि दोनों को इम्प्रिजनमेंट हुई और दोनों को जिस जगह पे इम्प्रिजनमेंट हुई वो भी सेम थी। तो उन्होंने रेस्कॉल्निकॉव के कैरेक्टर के थ्रू अपना इम्प्रिजनमेंट का एक्सपीरियंस शेयर किया है।
कि वो कैसे इम्प्रिजन रहे और वहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट होती रही, ठीक है। तो इनके कैरेक्टर में हमें इनकी लाइफ के एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मतलब बायोग्राफिकल। उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो 24 ईयर्स थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत मुश्किलात उठाई और आखिरकार 1881 में 59 ईयर्स ओल्ड इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और इनके जो मेजर वर्क्स हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले तो आ जाता है पुअर फॉक, देन ब्रदर ऑफ करामाजोव, क्राइम एंड पनिशमेंट जो इनका बड़ा सेलिब्रेटेड नावल है, द इडियट, द पोजेस्ड, पोजेस्ड का नाम द डीमंस भी है, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, वाइट नाइट्स एंड द अटर्नल हस्बैंड। ये सारे इनके वो वर्क हैं जो कि बहुत टाइम तक जाने जाते रहे और बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हुए। अब हर राइटर की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे इनकी एक टेक्निक थी साइकोलॉजिकल पेनिट्रेशन, उसके अलावा हमें इनके वर्क में फ्रेगमेंटेशन एंड डीसेंटर्डनेस नजर आएगी। फ्रेगमेंटेशन एंड डीसेंटर्डनेस क्यों थी? क्योंकि एक ही वर्क में बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजीज़ रिप्रेजेंट की हैं दोस्तोयेव्स्की ने। हर कहानी में अगर एक आइडियोलॉजी हो ना तो उसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं आती, वो एक लीनियर स्टोरी चलती है, मगर दोस्तोयेव्स्की की कहानियों में फ्रेगमेंटेशन थी। उसके अलावा इन्होंने जो शैटरिंग ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली, सोशल स्ट्रक्चर, इस तरह की सारी चीज़ें डिस्कस की जिन्होंने इनके टेक्स्ट को डीसेंटर कर दिया। मतलब इनके टेक्स्ट में कोई सेंटर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, हर चीज़ एक ही टाइम पे डिस्कस हो रही है और इनका टेक्स्ट हर आम आदमी पढ़ भी नहीं पाता क्योंकि उनके ख्याल से इतना फ्रेगमेंटेड है कि हमें कुछ समझ नहीं आती कि हम लोग कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। जो एक चीज़ थोड़ी सी स्ट्रेंज है इनकी राइटिंग में वो ये है कि इट्स अ हाइब्रिड ऑफ रोमांटिक एंड रियलिस्ट एलिमेंट। अब हाइब्रिड ऑफ रोमांटिक एंड रियलिस्ट एलिमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनके वर्क में आपको रियल एलिमेंट भी मिलेंगे और रोमांटिक एलिमेंट भी मिलेंगे और दोनों का एक ब्लेंड होगा, ठीक है। मतलब दोनों एलिमेंट मौजूद होंगे, एक ब्लेंडेड फॉर्म में होंगे, एक हाइब्रिड फॉर्म में होंगे। कुछ चीज़ें रोमांटिक की ली गई होंगी, कुछ चीज़ें रियलिस्ट एलिमेंट से ली गई होंगी और दोनों को मिक्स करके जो है वो नावल में रिप्रेजेंट कर दिया गया। बहुत सारे राइटर्स ने इसी वजह से दोस्तोयेव्स्की को मैड और सिकली प्रॉफिट भी कहा है। अलेक्जेंडर बरी कहती हैं कि मैड और सिकली प्रॉफिट कहने के पीछे ये कहानी थी कि जो सिकली प्रॉफिट है इट मींस कि प्रॉफिट इसलिए कि वो हर प्रोफेसी बिल्कुल ठीक करता है, ठीक है। मैड इसलिए क्योंकि उसकी राइटिंग इस तरह की अजीबो-गरीब है कि पढ़ने में नहीं आती, ना ही समझ आती है कि वो कर क्या रहा है, ना ही समझ आती है कि वो अब किस आइडियोलॉजी से किस पे मूव कर जाएगा और वो किस पे तंज़ कर रहा है। मतलब उसकी राइटिंग बड़ी आयरॉनिक सी भी थी क्योंकि उसने रशियन हिस्ट्री पे बात करनी थी, तो जब भी आप हिस्ट्री पे बात करते हो तो आप पॉलिटिकली किसी एक साइड पे होते हो और दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हो। तो एग्जैक्टली वैसे ही दोस्तोयेव्स्की था, इसी वजह से इसे मैड और सिकली प्रॉफिट जो है वो कहा जाता है। एक और एलिमेंट जो उसकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा डोमिनेट है वो है रियलिज्म एंड सिम्बॉलिज्म। कहा जाता है कि रशियन मॉडर्निस्ट मूवमेंट पे और उसके स्पेशली सिम्बॉलिज्म पे जितना ज़्यादा दोस्तोयेव्स्की का इम्पैक्ट है उतना किसी और नॉवलिस्ट का नहीं है। अलेक्जेंडर ब्लूम कहती हैं, जो कि खुद एक जो है वो सिम्बॉलिस्ट पोइट हैं, उनका कहना है कि जितनी रियल इमेजरी ऑफ जो प्रोस्टिट्यूशन, ड्रंकनेस, पॉवर्टी, अर्बन इमेजेस जितनी दी है ना दोस्तोयेव्स्की ने, इससे बेहतरीन कोई और दे नहीं सकता था। ज़्यादातर नावल में दोस्तोयेव्स्की की जो सेटिंग है वो जो सेंट पीटर्सबर्ग ही रहती है और उस इलाके में जितना कुछ था उस टाइम पे इन रियलिटी वो सब कुछ था जो इसने अपने नॉवेल्स में डिपिक्ट किया है। ठीक है, नॉवेल्स में जितनी भी प्रोस्टिट्यूशन है, ड्रंकनेस है, पॉवर्टी है, ये इन रियल रशिया में वो चीज़ें चल रही थी। इसके अलावा इसे सीयर ऑफ द स्पिरिट का भी नाम दिया गया और ये नाम किसने दिया? डिमिट्री ने। वो कहता था कि ये सीयर ऑफ द स्पिरिट है। मतलब सीयर कहते हैं किसी भी प्रॉफिट को, किसी भी ऐसे बंदे को जिसके पास फोर साइट हो, जो कि चीज़ों को पहले से प्रिडिक्ट कर सकता हो। तो ये टाइटल उसे डिमिट्री ने दिया। अब जब कुछ वक्त गुजरा ना तो उसने, ज़ाहिर बात है वो पॉलिटिकल लिखता था, तो दोस्तोयेव्स्की को रशिया में ही फॉरबिडन राइटर का नाम दे दिया गया। मतलब एक ऐसा राइटर था जिसे आप पढ़ नहीं सकते, जिसकी राइटिंग बैन है। 1930 से 1950 तक हमारे पास स्टैलिनिज्म था, ठीक है। और उस टाइम में रशिया में दो आइडियोलॉजीज चल रही थी, एक तो एथीज़म, मतलब गॉड पे कोई बिलीव नहीं, और दूसरा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। ये दो चीज़ें चल रही थी, मगर जो हमारे पास दोस्तोयेव्स्की है वो इन दोनों चीज़ों के ख़िलाफ़ था। और क्या था, एथीज़म की कंपैरिजन में वो ऑर्थोडॉक्सी को प्रेफर कर रहा था। ऑर्थोडॉक्सी मीन्स क्रिश्चियनिटी, मतलब उसके पास मज़हब था। और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ वो पॉलेमिक था, पॉलेमिक अगेंस्ट रेवोल्यूशनरी थाट्स था। इट मीन्स के वो रशिया के जो बेसिक स्टैंड्स उस टाइम पे चल रहे थे ना, उन दोनों को के अगेंस्ट जा रहा था, उन दोनों को के ख़िलाफ़ जा रहा था। उनको एक प्रोटेस्ट उसने स्टार्ट कर दिया था। तो स्टैलिन ने फिर इसे एक फॉरबिडन राइटर बना दिया। लोगों के लिए इसे बैन कर दिया गया कि अब ना तो इसे पढ़ा जाएगा, ना ही इसकी राइटिंग्स को प्रमोट किया जाएगा। तो उसके अपने ही इलाके में, अपनी ही कंट्री में उसे फॉरबिडन राइटर का टाइटल दे दिया गया था।
दोस्तोयेव्स्की जो है ना वो एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट में भी उसका बड़ा रोल था। जेन पॉल सार्त्रे और एल्बर्ट कैम्यू दोनों ने इस पे डिस्कशन की है। अकॉर्डिंग टू सार्त्रे जितने भी एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म है ना वो हमें रास्कोलनिकोव के कैरेक्टर में या फिर इवान कारामाज़ोव के कैरेक्टर में नज़र आते हैं, क्योंकि दोस्तोयेव्स्की ने एथीस्ट कैरेक्टर पोर्ट्रे किए हैं जिनका गॉड पे कोई बिलीफ नहीं है और जिनके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। तो सार्त्रे के ख्याल से एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट के एलिमेंट दोस्तोयेव्स्की के वर्क्स में मौजूद हैं। एल्बर्ट कैम्यू ने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने देखिए एग्जिस्टेंशलिज्म में ये है कि आपकी वर्ड गॉडलेस है, गॉड मौजूद नहीं है, आपने वो अपने सर्वाइवल की बात करनी है। तो एल्बर्ट कैम्यू कहते हैं द डेविल और द ब्रदर ऑफ कारामाज़ोव में जो मेन कैरेक्टर है ना वो एग्जैक्ट डिपिक्शन है कि एक इंसान गॉडलेस वर्ल्ड में कैसे रह सकता है। तो जितने भी वर्क हैं हमारे दोस्तोयेव्स्की के वो सब के सब एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट के एलिमेंट्स को भी फॉलो करते हैं। वैसे तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ के साथ एसोसिएटेड है, पर उन दोनों ने भी दोस्तोयेव्स्की को इसके इस्तेमाल करने पे बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया, बहुत फेम मिला उस इस चीज़ पे भी, क्योंकि वो इंटीरियर साइकोलॉजी की बात करता है। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि जेम्स जॉयस का जो यूलिसिस है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट क्राइम एंड पनिशमेंट से लिए गए हैं जो कि दोस्तोयेव्स्की ने लिखा है। बहुत सारे ब्रिटिश राइटर्स जो हैं ना वो दोस्तोयेव्स्की को एक प्रॉफिट समझते हैं रादर देन एन आर्टिस्ट, कि उनके ख्याल में वो एक कंप्लीट सीयर है और प्रॉफिट है, वो एक सिंपल आर्टिस्ट नहीं है जो कि इंसानी साइकोलॉजी की डेप्थ में जाके चीज़ें डिस्कस कर रहा है। इस सारे एनालिसिस के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि दोस्तोयेव्स्की ने ना सिर्फ खुद अच्छा काम किया बल्कि उसने तमाम राइटर्स को इंस्पायर भी किया और उसे हम एक ब्रिज कह सकते हैं जिसने 19th सेंचुरी में रियलिज़म से मॉडर्निज़म की तरफ मूव किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू।